बच्चों, आज हम हमारा 5वां अध्याय मिठाई वाला पढ़ रहे हैं। हमने इस पाठ को अच्छे से समझ लिया है। हमने ये भी देखा कि कैसे वो व्यक्ति अपने दुखों को दूर करने के लिए बच्चों में खुशियाँ बांटता है और उसी में उसको असीम सुख की प्राप्ति होती है। कभी वह खिलौने वाला बन के आता है, कभी वह मिठाई वाला बन के आता है और कभी मुरलियाँ बेचने आता है, और वो भी बहुत ही सस्ते दामों में बेचता है। बच्चे उसे देख करके बहुत ही खुश होते हैं और उसका स्वर जो है वो इतना प्रेम से भरा हुआ और मधुरता लिए हुए होता है कि हर कोई जो है उसकी ओर खिंचा चला आता है। वह बड़े ही प्यार से बोलता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला, और तीसरी बार क्या लेके आया? मिठाई। तो बच्चों को बहलाने वाला, मिठाई वाला। इस तरह से उसने उन बच्चों के चेहरों पर हंसी खुशी देख करके खुद भी खुशी प्राप्त की। तो बच्चों, पाठ को हमने अच्छे से समझ लिया है। अब आज हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न, मिठाई वाला अलग अलग चीजें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था? उत्तर देखो, मिठाई वाला अलग अलग चीजें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। यानी कि बच्चे जिन चीज़ों से खुश रहते हैं, उनका मन बहलता है, वो सब चीज़ें वो बेचता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु असमय हो गई थी। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था। यानी कि उसकी पत्नी और बच्चों की मृत्यु हो जाने के बाद इन बच्चों में वह अपने बच्चों की झलक देखता था और खुश होता था। इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था और वह इन चीज़ों को तैयार करवाता था। इस तरह बच्चों को खुश देखकर उसे भी सुख प्राप्त होता था। अगला प्रश्न देखिए, मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे? मिठाई वाला फेरी लगाते समय बड़े मधुर स्वर में आवाज़ लगाता था। बच्चों, इसको आप अपनी कॉपी में जब उतारो उत्तर तो सही कर लेना, यहाँ पर गलत छपा हुआ है, ये है आवाज़। ठीक है बच्चों, मिठाई वाला फेरी लगाते समय बड़े मधुर स्वर में आवाज़ लगाता था। वह बच्चों से बड़े प्यार से बातें करता था। वह सामान बड़े सस्ते भाव से बेचता था। यही कारण था कि बच्चे और बड़े सभी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। एक तो उसका स्वर इतना प्रेम से भरा होता था, एक और फिर उस पर वो सामान जो है बहुत ही सस्ते भाव में भी देता था, तो इसीलिए बच्चे और बड़े जो है उसकी ओर खिंचे आते थे। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं? उत्तर देखो, विक्रेता और ग्राहक के बीच मोल भाव होना एक स्वाभाविक परंपरा है। बच्चों, ये तो एक हमने अपने आसपास देखा, या आप भी अपने माता पिता के साथ बाजार गए होंगे, या आपने भी दुकानदार के साथ कभी न कभी मोल भाव किया ही होगा। जैसे दुकानदार ने हमें कोई चीज़ बताई कि ये 100 रुपये की है, तो हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं भैया 100 रुपये तो बहुत ज़्यादा लगा रहे हो, आप थोड़ा कम करो ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, खुश होते हैं। जैसे 100 रुपये की चीज़ हम 80 रुपये में ले आते हैं तो बड़ा ही गर्व महसूस करते हैं, देखो 100 रुपये की चीज़ मैंने 80 में ले ली। तो ग्राहक और दुकानदार के बीच जो है मोल भाव की जो प्रक्रिया है, या जो स्वाभाविक जो परंपरा है, वो निरंतर चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। विजय बाबू ने मुरली वाले से भाव पूछा। उसने सीधा उत्तर न देकर कहा कि वैसे तो वह 3-3 पैसे में बेच रहा है, लेकिन उनको 2 पैसे में दे देगा। विजय बाबू ने इसे विक्रेताओं को चतुराई की आदत, विक्रेताओं की, बच्चों यहाँ पर की कर देना, ठीक है। विजय बाबू ने इसे विक्रेताओं की चतुराई की आदत मानकर उससे कहा कि विक्रेताओं को झूठ बोलने की आदत होती है। यानी सामान बेचने वाले जो हैं वो वस्तु का जो मूल्य है बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं और फिर थोड़ा सा कम करके बोल देते हैं, चलो है तो इतने की, आपको मैं इतने में दे देता हूँ। सामने वाले पर क्या करते हैं, जैसे कोई एहसान कर रहे हो। ग्राहक पर एहसान जताने को भाव कम करने का नाटक करते हैं। ये तो विचार थे विजय बाबू के। इससे मुरली वाले को धक्का सा लगा और उसने कहा कि ग्राहक लोगों को यही लगता है दुकानदार उन्हें लूट रहा है। विजय बाबू की जो बात है उसके मन को चुभ गई, क्योंकि वो फायदा तो उठा ही नहीं रहा था, वो तो बहुत सस्ते में सामान बेच रहा था। इसके बावजूद भी विजय बाबू ने उसको सुना दिया, तो उसको बहुत ही दुख हुआ, उसको धक्का लगा। उसने कहा कि ये ग्राहक लोगों को लगता ही है कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। इस प्रकार तर्क वितर्क के बाद 2-2 पैसे में दोनों पक्ष राजी हो गए और 2-2 पैसे में उसने उसे मुरलियां दे दी। अगला प्रश्न देखो, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी?
खिलौने वाले की आवाज़ सुनते ही बच्चों पर जादू सा हो जाता था। वे गलियों और बगीचों में खेलना छोड़कर खिलौने वाले की ओर दौड़ पड़ते थे। पाठ में वर्णन भी आया ना, किसी की टोपी पीछे गिर जाती थी, किसी का जूता पार्क में रह जाता, किसी का पजामा ढीला हो जाता था। यानी बच्चे उसकी आवाज़ से इतने मंत्रमुग्ध हो जाते थे कि उनको अपना होश ही नहीं रहता था और उसे झुंड में घेर कर खिलौने मांगने लगते थे। अपनी तोतली बोली में खिलौनों का मोल भाव करते थे। खिलौने पाकर वे प्रसन्नता से उछलने कूदने लगते, यानी अपनी तुतलाती हुई भाषा में वह उससे खिलौनों को लेते थे, मांगते थे, मुझे ये चाहिए, ये वाला, यानी कि अच्छा तुतलाती भाषा में उनके भाव भी पूछते थे, इसका क्या दाम है, इसका क्या दाम है। वो अपने पाठ में पढ़ाई होगा बच्चों। तो इस तरह से बच्चे जो है उनकी खुशी जो है वो समाती नहीं थी। वो इतने प्रसन्न होते थे कि उनको खुद का होश भी नहीं रहता था और सब मिल करके उसको घेर लेते थे। आगे देखो, रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। उत्तर देखो, खिलौने वाला महीने तक गायब रहा, फिर एक दिन एक मुरली वाले ने आकर आवाज़ लगाई, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। तब उसको लगा कि इसी सुर में, इसी आवाज़ में पहले एक खिलौने वाला आया था। वो क्या बोलता था? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। मुरली वाले का स्वर सुनते ही रोहिणी को खिलौने वाले की याद आ गई। वह भी इसी तरह मधुर आवाज़ में खिलौने बेचा करता था। दोनों का स्वर और लहजा जो था वो एक जैसा था, इसलिए रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले की याद आ गई। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? उत्तर देखो, रोहिणी की बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया, क्योंकि रोहिणी जानना चाहती थी ना कि वो इतने पहले इतने प्यार से किसी ने कोई सामान नहीं बेचा, इतना सस्ता किसी ने नहीं दिया, उसको क्या फ़ायदा। तो उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। तो एक दिन उसे बुला करके उसने चिक के पीछे से इसको पूछ ही लिया कि वो ये सब क्यों करता है। तो रोहिणी की बात सुन करके वह भावुक हो उठा। इस पर उसने भावुक हो बताया, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री और छोटे बच्चे भी थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। उसने इन व्यवसायों को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। उसने ये बताया कि मेरी भी बहुत सुंदर पत्नी थी, सुंदर सुंदर मेरे बच्चे थे और मेरे बहुत ही संपन्न परिवार था, लेकिन किसी दुर्घटनावश जो है मेरी पत्नी और बच्चे नहीं रहे, इसलिए मैंने इस व्यवसाय को अपनाया, यानी सस्ते दामों में बच्चों को खुश करने के लिए वो उनको बहलाने वाली वस्तुएं बेचा करता था। मैं इन व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए हुए बच्चों को खोजने निकला हूँ। उसको लगता है इन बच्चों की हंसी खुशी में ही मेरे बच्चे हैं। इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता हूँ। बच्चों के चेहरे की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष मिलता है। यानी इन बच्चों की जो हंसी है, जो खुशी है, उसको देख करके मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती है और मेरे मन को बहुत ही संतोष मिलता है। आगे देखो, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा? उत्तर देखो, मिठाई वाले के जीवन का रहस्य कोई नहीं जानता था, लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दादी और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे। जब वह अपनी आप बीती सुना रहा था, अपनी कहानी सुना रहा था रोहिणी के आगे, तो वो सुनाते सुनाते भावुक हो उठा और रोहिणी की आंखों में भी उसकी कहानी सुन करके आंसू आ गए। इसी समय क्या है, चुन्नू और मुन्नू भागते हुए आए और मिठाई मांगने लगे। तो उससे और चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चे नजर आए और उसने एक एक पुड़िया उन दोनों को दे दी। रोहिणी पैसे देती है तो उसका कहना, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। उसको चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चे दिखे और उसने कहा कि इस बार मैं बच्चों से पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि उसका मन जो है वो बहुत ही भर आया था, उसको पैसे लेना सही नहीं लगा। इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर आया और ये बच्चे उसे अपने बच्चे ही लगे, इसलिए उसने पैसे नहीं लिए। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती है तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? आजकल किसी विरले ही घर की औरतें चिक के पीछे से बात करती है, यानी कि बहुत ही कम घरों में ऐसा है कि पर्दे के पीछे बैठ करके औरत कोई बात करती होगी। अब प्रायः स्त्रियां खुले में आकर बातें करती हैं, यानी स्त्रियां जो है आजकल हर क्षेत्र में आगे हैं, तो वह खुले में आकर के ही बात करती हैं। बाजार में सामान खरीद कर लाती हैं, यानी बाजार का जो काम है वो सारा स्त्रियां करती हैं।
चिक के पीछे से बातें करना पर्दा प्रथा का एक रूप है। आजकल ग्रामीण या पिछड़े तबके की स्त्रियां ही पर्दा करती है, यानी कि जो अशिक्षित हैं या ग्रामीण इलाकों में जो रहते हैं, जहां रूढ़िवादी परंपराएं आज भी हैं, वही यह पर्दा प्रथा है। पर्दा स्त्रियों के लिए बहुत असुविधाजनक और अविश्वास का प्रतीक है, यानी कि पर्दा प्रथा जो है वो औरतों के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। कहानी से आगे में देखो, हाट, मेले, शादी आदि आयोजनों में कौन कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं? उनको सजाने बनाने में किसका हाथ होगा? उन चेहरों के बारे में लिखिए। आप अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। मेरे विचार देखो, हाट मेले की सभी चीज़ें मन को आकर्षित करती हैं, जैसे खाने पीने की चटपटी चीज़ें, नमकीन, मिठाइयाँ, खिलौने, रंग बिरंगे गुब्बारे, झूले, जादुई तमाशे, ये सब मेलों में हमें देखने को मिलता है और हम इनके बीच में इन मेलों में जाते हैं और उन चीज़ों को पा करके बहुत ही खुश होते हैं। इन मेलों को सजाने में कारीगरों, मजदूरों और उनके घर की महिलाओं और बच्चों का भी समान रूप से हाथ होता है। जब मेला आने वाला होता है तो ये सब क्या करते हैं, पहले से ही उनकी तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। जैसे कोई मूर्तियां बना रहा है, कोई खिलौने बना रहा है, कोई पंखे बना रहा है, कोई सीटियां बना रहा है, कोई बंदूकें बना रहा है, अलग अलग तरह के खिलौने, वस्तुएं जो है वो बनाने लगते हैं। इन सभी चेहरों के पीछे उनकी मेहनत, थकान, कार्यकुशलता, कारीगरी, व्यस्तता और कुछ आर्थिक लाभ पाने की इच्छा छिपी रहती है। यानी कि उनकी कार्यकुशलता है ही, मेहनत तो है ही, इसके साथ ही क्या है, इन मेलों के माध्यम से उनको रोजगार भी मिलता है, उनका सामान बिक जाता है तो उनको आर्थिक लाभ भी प्राप्त होता है। तो इसमें एक प्रश्न ये भी है कि आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित कौन सी वस्तु करती है? तो आप अपनी भाषा में आपको जो चीज़ सबसे अच्छी लगती है आप उत्तर में लिख सकते हैं। मैं जब छोटी थी तो मुझे मेलों में जब मैं जाती थी तो मुझे कांच की चूड़ियाँ बहुत सुंदर लगती थी। तो मेरे जो विचार है उसमें क्या है, मुझे कांच की चूड़ियाँ, रंग बिरंगी जो चूड़ियाँ, बहुत ही आकर्षित करती थी। आगे देखो, क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ फेरी के स्वर कम हुए हैं? कारण लिखिए। यह सच है कि समय के साथ फेरी के स्वरों में काफ़ी कमी आई है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो लोगों की रुचियां बदलना है। मध्यम और उच्च वर्ग के लोगों को फेरी वालों से वस्तुएं खरीदना अच्छा नहीं लगता है। यानी उच्च वर्ग के लोग जो हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनको इन फेरी वालों से सामान लेना अच्छा नहीं लगता। उनको ये लगता है कि ये जो सामान है इनकी गुणवत्ता उतनी नहीं है जितनी हमें चाहिए। बाजार में ढेरों आकर्षक और उपयोगी वस्तुएं आ गई हैं। पैसा बढ़ना भी इसका एक कारण है। शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, महंगाई, प्रतियोगिता बढ़ जाना आदि अन्य कारण है। यानी लोग जो हैं उनके पास पैसे हैं तो वो अच्छी से अच्छी दुकानों में जाते हैं और अच्छी अच्छी वस्तुएं खरीदना ही पसंद करते हैं। इसलिए फेरी वालों के जो स्वर है वो कम हो गए हैं। आगे देखो बच्चों, भाषा की बात। मिठाई वाला, बोलने वाली गुड़िया, ये जो दो शब्द हैं इसमें वाला का प्रयोग हुआ है। अब बताइए कि इस वाला पर दो प्रश्न आधारित हैं। पहला है, वाला से पहले आने वाले शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, यानी जो भी हैं। वाला से पहले क्या है बच्चों? मिठाई। इसमें वाली से पहले क्या है? बोलने। ये स्त्रीलिंग है इसलिए वाली है, ये पुल्लिंग है इसलिए वाला है। तो इन शब्दों से पहले जो है इसमें क्या है वो हमें बताना है। ऊपर लिखे वाक्यांशों में उनका क्या प्रयोग है वो भी हमें बताना है। पहला देखो, मिठाई शब्द जो है वह संज्ञा है। कौन सा शब्द है ये? संज्ञा शब्द है। तथा बोलना क्या है? एक क्रिया है। मिठाई वाला शब्द विशेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया संज्ञा है। गुड़िया जो है उसमें संज्ञा है, ये संज्ञा शब्द है। और बोलने वाली जो है ये इसकी क्या है? विशेषता है। तो ये क्या है? इसका विशेषण। और मिठाई वाला शब्द है ये भी विशेषण है। बोलने वाला शब्द विशेषण है। बोलने वाली, इसमें गुड़िया के लिए क्या आया है? वाली आया है, इसलिए बोलने वाली शब्द क्या है? विशेषण है, जो गुड़िया की विशेषता बता रहा है। उस गुड़िया की विशेषता क्या है? कि वह बोलती है, इसलिए इसमें क्या आएगा? विशेषण। ये क्या है? विशेषण शब्द है। और इनका प्रयोग जो है और किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए है। व्यक्ति तो मिठाई वाला हो गया और वस्तु क्या है? बोलने वाली गुड़िया। इन दोनों के लिए इनका प्रयोग हुआ है। तो बच्चों एक बार और देखो इसको। मिठाई शब्द संज्ञा है, बोलना क्रिया है, मिठाई वाला शब्द विशेषण है, जबकि बोलने वाली गुड़िया में गुड़िया तो संज्ञा है, लेकिन बोलने वाली जो शब्द है
ये शब्द क्या है? विशेषण शब्द है जो गुड़िया की विशेषता बता रहा है। तो बच्चों, अब हमारा अध्याय जो है यहीं पर समाप्त होता है। अगला अध्याय लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।